हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार साइंस करियर लाइन के यूट्यूब चैनल पर। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए हमेशा के लिए एक बार फिर से आपके लिए आपकी सेवा में हाजिर हूँ। तो क्लास शुरू करने से पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे, ठीक है। शुरू करते हैं आज की क्लास। तो एक कल क्वेश्चन आया था, कमेंट आया था कि सांडे में कौन सा हार्मोन पाया जाता है। तो उसके लिए मैं बता दूं कि स्तनधारी जितने भी जो प्राणी होते हैं ना, उसमें जो मानव में हार्मोन पाए जाते हैं लगभग वो सभी हार्मोन होते हैं। लेकिन जिस जरिए से पूछा क्वेश्चन या फिर जिस सोच से क्वेश्चन पूछा उससे मैं बताऊं कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या होता है कि कोई जो भाई मादा होती है ना उसकी तरफ आकर्षित होने वाला हार्मोन है, जिसे आप लव हार्मोन भी बोल सकते हो, जो पीयूष ग्रंथि द्वारा स्त्रावित होता है, ठीक है। और एक मैं आपको बताऊं जिसमें टेस्टोस्टेरोन होता है, सांडे का पूछा था तो उसमें क्या है, टेस्टोस्टेरोन होता है जो नर में काम करते हार्मोन, वो ही उसी में होते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास, ठीक है। तो आज की हमारी क्लास रहने वाली है द्विसंकरण। सबसे पहले तो द्विसंकरण के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद में बड़ा इंटरेस्टेड टॉपिक है लिंग निर्धारण, ठीक है। ये काफी लोगों के दिमाग में भ्रम है कि लड़का कैसे होता है या फिर लड़की कैसे होती है, इसके आखिर पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो उसके बारे में भी ना संघर्ष ना तकलीफ, ना संघर्ष ना तकलीफ, तो क्या मजा है जिंदगी जीने में। जब बड़े बड़े तूफान रुक जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, बड़े बड़े तूफान रुक जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो दोस्तों आग लगा देनी है सीने में और पेपर की आग लगानी है, तब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। तो हमेशा के लिए जुड़ते रहिए और जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक हम रुकने वाले नहीं हैं। तो लिंग निर्धारण से पहले एक छोटा सा टॉपिक है, वो है द्विसंकरण संकर कैसे होता है। कल हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा है, आज हम पढ़ेंगे डाइहाइब्रिड क्रॉस। होता क्या है, मेंडल ने कोई दो लक्षण ले लिए थे, ठीक है ना, कोई भी दो लक्षण ले लिए थे और उन्होंने आपस में उन लक्षणों के क्रॉस करवाया था। तो क्रॉस करवाने पर उसे क्या अनुपात प्राप्त हुआ, क्या जीनोटाइप प्राप्त हुआ, क्या फिनोटाइप प्राप्त हुआ, उसके बारे में हम जानते हैं। उसके बाद में हम पढ़ेंगे लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण क्या होता है, ये छोटा सा टॉपिक है तो इसको क्लियर कर लेते हैं और उसके बाद में हम लिंग निर्धारण पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं द्विसंकरण, यानी कि भाई मेंडल ने हमने 7 जोड़ी लक्षण पढ़े थे, 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण पढ़े थे। द्विसंकरण का मतलब है कि कोई 2 जोड़ी लक्षण ले लिया और उसका आपस में क्रॉस करवाया तो क्या प्राप्त हुआ, ठीक है ना। तो उसने ले लिया भाई, एक तो ले लिया बीज का रंग और एक ले लिया बीज का आकार, बीज का आकार, ठीक है। इन दोनों का आपस में उसने क्रॉस करवाया। हमें पता है कि प्रभावी लक्षण कौन से थे इसके और अप्रभावी कौन से थे, ठीक है। इसी से ही ये सारे सॉल्व होंगे। देखना, ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। कोई भी 2 लक्षण लेकर आपस में क्रॉस करवाया तो उसका अनुपात क्या प्राप्त हुआ, ठीक है ना। तो बीज का रंग है, वो बीज का रंग भाई कैसा है और बीज का आकार कैसा है, ठीक है ना, उसके बारे में जान रहे। भाई बीज का रंग है वो जो बीज का उसने प्रभावी लक्षण में जो रंग लिया था वो था पीला, ठीक है। और जो अप्रभावी में रंग था बीज का वो था हरा। क्लियर बात है। अब बीज का आकार एक तो था गोल, प्रभावी में तो भाई उसके बीज का आकार था गोल और अप्रभावी में बीज का आकार था झुर्रीदार, ठीक है, झुर्रीदार। अब हम भाई इसमें जानने वाले हैं कि प्रभावी लक्षणों को किससे दर्शाएंगे। मान लिया प्रभावी लक्षण इसको R से दर्शा लिया, कैपिटल से, और अप्रभावी लक्षण को स्मॉल r से दर्शा लिया, गोल को कैपिटल Y से दर्शा दिया और झुर्रीदार को आप दर्शा सकते हो कि स्मॉल y से। क्लियर बात है। अब इनका आपस में जब संकरण करवाएंगे तो क्या मिलेगा, देखना। जब ये भाई प्रभावी को अलग कर लिया, संकरण होता है तो वो प्रभावी लक्षण और अप्रभावी के बीच में ही होता है, ठीक है। तो हम ऐसे ही करते हैं,
प्रभावी लक्षण एक तरफ और एक तरफ अप्रभावी लक्षण। इनका प्रभावी में कौन से थे, आर वाई, और इसमें थे वो कैपिटल, और इसमें मतलब इसमें कैपिटल थे, इसमें स्मॉल थे। ठीक है, अब भाई इनका क्रॉस करवाओ दोनों को साथ लेकर, जैसे भाई आर आर और वाई वाई, इनका आपस में क्रॉस करवाया दोनों का। ये टेबल बनाकर देखेंगे, चेकर बोर्ड तैयार करेंगे, इसका संकलन करने पर हमें क्या मिला। ठीक है, एक बार पहले निकाल देते हैं कि टेबल में हमें क्या क्या लेनी है, क्या क्या सामग्री है। हवन करते हैं तो उसकी पहले सामग्री तो तैयार करनी पड़ती है ना, ठीक है ना। तो उसी प्रकार हम पहले थोड़ी सामग्री तैयार कर लेते हैं, उसके बाद में जो हवन की प्रक्रिया है वो शुरू करते हैं। तो अगर इनका क्रॉस फिर से करवाएंगे इनके साथ, तो हमें मिलने वाला क्या क्या है। अगर इसका क्रॉस मतलब आपस में करवाएंगे तो हमें मिलेगा, एक तो मिलेगा कैपिटल आर और कैपिटल वाई, एक मिलेगा भाई कैपिटल आर स्मॉल वाई, एक मिलेगा स्मॉल आर और कैपिटल वाई, एक दो फिर मिलेंगे कैपिटल आर सॉरी स्मॉल आर और स्मॉल वाई दोनों, और इसी से ही वो सेम ही मिलने वाले हैं। तो देख लो, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, मजाक मत लेना, क्योंकि द्विसंकरण और मोनोहाइब्रिड क्रॉस इनसे क्वेश्चन जा सकता है, और यहाँ पर भी बड़े बड़े लोग कंफ्यूज होते हैं क्या करना है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा ध्यान करोगे तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, इसका अनुपात कैसे निकालते हैं वो भी हम जान लेंगे। क्लियर बात है। अब देखो, इनमें वो सेम ही, एक कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है, कैपिटल आर और स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, और इसमें दोनों स्मॉल ले लिए। क्लियर बात है भाई। अब हमें इनका क्रॉस करेंगे। आपको पता है मैंने कल चेकर बोर्ड विधि ऐसे बनाई थी। अगर आप चेकर बोर्ड विधि से नहीं करके सीधा क्रॉस करवाओगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, मतलब निकालने में आसानी नहीं रहेगी। लेकिन चेकर बोर्ड विधि से मैंने बताया था हर चीज को निकालने में आसानी होती है। ठीक है ना, तो हम चेकर बोर्ड विधि से इसको प्रयोग लेते हैं और चेकर बोर्ड विधि बनाते हैं। फिर हम इसको एक साइड लिख लो पहले, उसके बाद चेकर बोर्ड विधि बनाएंगे ताकि हमें इसको अलग अलग लगाने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है ना, तो देखना चेकर बोर्ड विधि हम तैयार कर रहे हैं। बोर्ड तैयार करने से पहले एक साइड ले लिया, ये चारों, एक साइड ये ले लेना, एक साइड ये ले लेना। ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मैंने बताया कैसे लिया, उसी प्रकार इसमें कर देना। ठीक है भाई, वो वापस फिर से ले लिया। अब इनको नाम आप समझ गए होंगे, ये मैंने लिख दिया कैसे प्राप्त होंगे लक्षण। ये निर्देश समझ जाना वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, फिर बाद में निकालेंगे तो पता चलेगा कैसे होगा। ठीक है, और उसके बाद ये ले लो स्मॉल आर कैपिटल वाई, और इसमें दोनों स्मॉल ले लो। ठीक है भाई, ये ले लिया। हमें चेकर बोर्ड तैयार करना है तो आप नोट कर लो। ठीक है, फिर हम चेकर बोर्ड तैयार करते हैं। अब देखो, मेरी बात ध्यान से सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। आज द्विसंकरण क्रॉस कर रहे हैं, तो अगर इसका क्रॉस करेंगे तो हमें मिलेगा कैसे। ठीक है, 4 है तो 4 बना लो आपस में ये। ठीक है भाई, 4 बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद निकालते हैं कैसे निकलता है। अब हम वो सेम कंडीशन इसमें कर लेते हैं, जिसमें ये लिया वो ले लो वापस, ये ले लो, फिर ये ले लो, क्योंकि क्रॉस तो आपस में करवाना भाई, अकेला बेचारा तो क्रॉस कर नहीं सकता है, किसी को तो साथ में रखना पड़ेगा। हम लिंग निर्धारण भी पढ़ेंगे आगे कैसे क्रॉस होता है, तो उसमें से क्या है, ऐसी चीजें होती है जो आपको अच्छी तरीके से समझ में आती। वहां समझ में लिंग निर्धारण एक ख्याल से तो मेरे को पहले पढ़ाना चाहिए था, लेकिन पहले नहीं पढ़ाया, कोई बात नहीं, आप वहां देखना आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका क्रॉस करवाया आर वाई, वो वापस फिर, और इसमें दोनों ले लिए स्मॉल। अब जब इन दोनों का क्रॉस करवाएंगे तो हमें क्या क्या मिलेंगे, ध्यान से देखना। देखो, इन दोनों का करवाया भाई, तो दोनों आर है वो कैपिटल है। ठीक है, मैं दोनों आर कैपिटल लिख देता हूं, दोनों आर कैपिटल और दोनों वाई भी कैपिटल, दोनों आर कैपिटल दोनों वाई कैपिटल। क्लियर बात है। ठीक है, अब देखो दोनों आर है वो वापस फिर से कैपिटल, और एक वाई कैपिटल एक वाई स्मॉल। ठीक है,
अब मैं बताऊंगा इसमें प्रभावी कौन से दर्शाएंगे, अप्रभावी कौन से दर्शाएंगे, अनुपात निकालेंगे, उस टाइम मैं सब आपको बता दूंगा वापस फिर। लेकिन एक बार ध्यान रखना, क्रॉस कैसे करते हैं, ये हमें चेकर बोर्ड तैयार करना तो आना चाहिए ना, उसके बाद अनुपात हम ऐसे ही निकाल लेंगे। ठीक है, देखना इसका करवाएंगे तो एक आर भाई बड़ा है, ठीक है, एक आर छोटा है और वाई दोनों बड़े हैं। ठीक भाई, अब फिर से आर एक बड़ा, एक आर छोटा, एक वाई बड़ा, एक वाई छोटा। ठीक है, अब करेंगे नंबर 2 से सभी के साथ, ठीक है ना। इसको करेंगे तो मिलेगा आर दोनों बड़े हैं और वाई एक बड़ा एक छोटा। ठीक है, अब करेंगे तो आर दोनों बड़े और वाई दोनों छोटे। ठीक है भाई, आर दोनों बड़े, वाई दोनों छोटे। ठीक, एक आर बड़ा, एक आर छोटा, एक वाई बड़ा, एक वाई छोटा। इनको भाई मैं अलग करके बताऊंगा, आपको समझ में, मेरे ख्याल से समझ में आ जाएंगे। लेकिन जैसे भाई कैसे, मान लिया इसका क्रॉस करवाएंगे तो ये कैसे प्राप्त होगा, ये आर वाई, ठीक है, और ये आर वाई। अब इनका जब क्रॉस करेंगे तो हमें प्राप्त क्या होगा, देखो आर एक बड़ा, एक आर छोटा। ठीक है, एक वाई बड़ा है, क्योंकि नहीं सॉरी वाई इसमें दोनों छोटे आएंगे, क्योंकि यहाँ भी वाई छोटा और यहाँ भी वाई छोटा, दोनों छोटे वाई है तो ठीक है, वाई दोनों छोटे आ गए। और एक आर बड़ा एक आर छोटा है तो एक आर बड़ा एक आर छोटा आ गया। समझ गए बात को। अब देखो हम करते हैं आर एक बड़ा एक छोटा, एक आर बड़ा एक आर छोटा और वाई दोनों हैं वो बड़े। अब देखो आर को करेंगे इससे फिर से, तो एक आर बड़ा एक आर छोटा और एक वाई बड़ा और एक वाई छोटा। समझ गए, दोनों आर छोटे, दोनों आर छोटे और वाई दोनों बड़े। अब देखो आर दोनों छोटे, आर दोनों छोटे, एक वाई बड़ा एक वाई छोटा। ठीक है, अब इसमें है एक आर बड़ा और एक आर छोटा, एक वाई बड़ा एक वाई छोटा। समझ गए मेरी बात को। इसी में फिर वापस आर से कर दिया तो एक आर बड़ा एक आर छोटा, एक वाई दोनों छोटे, क्योंकि यहाँ भी वाई छोटा और वहाँ भी वाई छोटा। ठीक है भाई, यहाँ पर दोनों आर छोटे आ जाएंगे, दोनों आर छोटे और वाई है वो एक बड़ा और एक वाई छोटा। इसी में फिर दोनों आर छोटे दोनों वाई भी छोटे, दोनों आर छोटे दोनों वाई भी छोटे। अब याद करो मैंने जो लक्षण लिखवाया था दोनों आर किसके नीचे, मैंने देखो एक मिनट में आपको निर्देश भी बता देता हूं, ठीक है ना। आप लिखो भाई गोल में कौन थे, हमने पहले बीज का रंग लिया था, पीला लिया था, ठीक है ना। ये हो गया पीला, पीले में हमने लिया था कैपिटल आर और हमने हरा लिया था तो हरे में हमने लिया था स्मॉल आर। गोल लिया था तो गोल में हमने लिया था भाई कैपिटल वाई और जुर्रीदार में लिया था, जुर्रीदार में हमने लिया वो स्मॉल वाई। समझ गए। अब इनका क्रॉस करवाया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, मतलब इनमें कौन कौन से कितने बीज हैं वो मतलब पीले प्राप्त हुए, गोल पीले कितने प्राप्त हुए, प्रभावी लक्षणों के कितने प्राप्त हुए, गोल पीले कितने बीज प्राप्त हुए, हरा जुर्रीदार कितना बीज प्राप्त हुआ, ठीक है ना। पीला इसमें आप देखेंगे तो इसका लक्षण प्रारूप जो निकलेगा, लक्षण प्रारूप जिसे आप फिनोटाइप बोल सकते हैं, वो कितना आएगा, इसका आएगा 9:3:3:1। मैं बताऊंगा ये कैसे निकले। और इसका जीन प्रारूप है वो तो जिस प्रकार आप अपनी आंशिक का नंबर याद रखते हो ना, उसी प्रकार याद रखना पड़ेगा, ठीक है। जीन प्रारूप इजी से याद हो जाएगा क्योंकि वो नंबर याद होते हैं, तो उन नंबरों से तो ये छोटा है, ठीक है ना। एक अपना आंशिक इसको बनाकर नंबर याद कर लेना। देख लो इसका जो आएगा 12, 24, 12, ठीक है 1। अब इसके बीच में अनुपात कर लो, कितने हुए 3, 3 2 5 4 9 10, 10 2 12 13 2 15 1 16। टोटल है कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16।
समझ गए बात को। ये 16 के 16 जो थे आगे। अब 9 3 12 3 15 1 16, 16 भी ये पूरे भाई पूरे करने हैं ना। कितने जैसे आपस में कितने क्रॉस करवाए हमने, 16 क्रॉस करवाए थे। 16 क्रॉस में ये अनुपात हमें ये प्राप्त हुआ। ठीक भाई, क्लियर बात है। अब देखना इन अनुपात का लक्षण कैसे निकाला। 9:3:3:1। इसमें देखो कि R मतलब गोल पीले कितने प्राप्त हुए, ठीक है, और गोल झुर्रीदार कितना प्राप्त हुआ, गोल हरे कितने प्राप्त हुए। ये आप है ना इसको आपस में पूरे डायग्राम को यहां से समझोगे ना तो आराम से पता चल जाएगा ये लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप कैसे निकलते हैं। ठीक है, और पिछले मतलब मोनोहाइब्रिड ये तो बहुत बड़ा है, बताऊंगा तो वीडियो 1 घंटे से बाहर चला जाएगा, लेकिन आप एक बार रफ में ट्राई करना, आराम से आप इसको निकाल लोगे। ठीक है, मैंने कल वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस वाला करवाया था, उसमें बहुत छोटा सा था और उसमें एक एक चीज अलग अलग करके बताई कि ये कैसे निकलता है। अभी तक आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो पहले पिछली क्लास देखे, तब तक मतलब जब तक वो क्लास नहीं देखोगे तब ये आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब हम बात करने वाले भाई ये लक्षण प्रारूप जीन प्रारूप निकल गए। ठीक है, ये मेंडल का काम क्लियर हो गया। मेंडल को हमें जो करना था मेंडल का कर लिया। अब हम करेंगे कि लक्षण अपने आप को कैसे प्रकट करते हैं, अपने आप को लक्षण कैसे प्रकट करते हैं। उसके बाद में हम पढ़ेंगे लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, लिंग का निर्धारण कैसे होता है। मेरी बात ध्यान से सुनना, लक्षण अपने आप को कैसे प्रकट करते हैं। हेडिंग है लक्षण अपने आप को कैसे व्यक्त करते हैं या प्रकट करते हैं, लिख लेना व्यक्त। ये भाई लक्षण होते हैं, क्या रीजन है कि ये आगे से आगे चलते रहते। तो इसका सबसे पहले क्या होता है कि कोशिका सेल डीएनए, कोशिका डीएनए में लक्षण गई। कोशिका डीएनए के बाद जीन, जीन क्या होती है, एक क्रियात्मक और मतलब आनुवंशिक क्रियात्मक में रचनात्मक, लिख लो आप डीएनए की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। ठीक है, क्रियात्मक इकाई। समझ गए मेरी बात को। जीन के बाद क्या होता है, जीन के बाद लक्षण किस में जाते हैं। ठीक है, तो जीन के बाद लक्षण जाते हैं वो डीएनए में जाते हैं। डीएनए सॉरी डीएनए तो ऊपर लिख लिया ना, सेल डीएनए से। यहां पर क्या करते हैं, लक्षण संपन्न होते हैं। ठीक है ना, लक्षणों का संपन्न होना। ठीक है, या फिर लक्षण आगे अपने आप को कैसे संपन्न कैसे होते हैं। उसके बाद में जो लक्षण होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन में या प्रोटीन बायोमोलिकुलर में मतलब जैव अणु होते हैं जो शरीर के अलग अलग भागों में, जिस प्रकार हम खाना खाते हैं उसमें कैसे प्रोटीन होता है या फिर प्रोटीन होता है शरीर में पाया जाता है, उसमें प्रोटीन में ये लक्षण कैसे होते हैं। उसके बाद में आगे से आगे शरीर में कैसे जाते हैं, यही बात है। इस मतलब ये लक्षण इसी प्रकार अपने आप को प्रकट करते हैं। क्लियर बात है। अब हम बात करने वाले हैं, वो हमारा टॉपिक रहेगा कि भाई सेक्स मतलब आपस में वो होता है ना, सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग का निर्धारण हम कैसे करते हैं। तो देखो शुरू करते हैं हम लिंग निर्धारण। ठीक है, लिंग निर्धारण, हेडिंग है लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, ये लिंग निर्धारण है भाई, दो प्रकार से अपने आप को मतलब प्रकट कर सकते हैं। जो लिंग व्यक्त करते हैं वो दो प्रकार से हो सकते हैं। कैसे होते हैं देखना, इसमें लिखना आप। एक तो जो मतलब है कुछ अंडे के माध्यम से लिखना, अंडे के, इसमें सही लिखो, कुछ प्राणियों का लिंग निर्धारण अंडे के
ऊष्मायन काल पर निर्भर करता है, एग्जाम्पल में आप लिख लो घोंघा। अब देखो कुछ प्राणी होते हैं, जैसे कुछ प्राणियों में लिंग निर्धारण मतलब अलग अलग गुणसूत्रों के माध्यम से लिंग निर्धारण, जैसे मानव में एक्स वाई तथा एक्स एक्स से प्रकट होते हैं। ये हम समझेंगे लिंग निर्धारण क्या होता है। मेन मुद्दा है एक्स वाई का आपस में क्रॉस कैसे होता है। क्रॉस मैंने आपको पहले बता दिया था, लेकिन फिर से बताता हूं, फिर पता चलेगा कि ये लड़का होना या लड़की होना किसके हाथ की बात है, ठीक है ना। जब क्या होता है कि शादी हो जाती है लड़की की, तो ससुराल जाते हैं ना, तो उसकी सासू वगैरह जो होती हैं, तो उनसे एक ही उम्मीद रही है, नहीं मेरे को तो पोता चाहिए, बेटा चाहिए। अरे बेटियों से क्या है, ये होता किसको, और टॉर्चर किसको करते हैं, उस बेचारी महिला को टॉर्चर करते हैं जो ससुराल। अरे उसके हाथ का काम थोड़ी है ये बच्चा होना या बच्ची होना, किसके हाथ का काम है। अभी हम देखते हैं, फिर देखते हैं उस घिनौनी सोच वाले, गंदी सोच वाले लोगों की सोच कैसे मतलब बदल चुकी है, ठीक है ना। कुछ पता हो या ना हो, जैसे मन में आया वैसे बोलना, देखना ये किसके हाथ की काम। ऐसे तो है नहीं, मुझे पोता चाहिए, बटन दबाया, एटीएम मशीन लगी हुई है, पोता मतलब लाल बटन से पोता निकलता है, येलो बटन से पोती निकलती है, बटन दबाया सीधे बाहर आ गए, ऐसा तो भाई संभव है नहीं, ठीक है। तो ये आखिर क्या मुद्दा है, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, तो वो हम समझने वाले हैं, ठीक है। आज की वजह से हमारी क्लास की मेन थंबनेल वही है कि लिंग निर्धारण कैसे होता है, बच्चा बच्ची आखिर होता कैसे है, ठीक है ना। नर होता है भाई, ये तो मान लिया संतान है, पेरेंट्स मान लो आप, ठीक है ना, यहाँ पर पेरेंट्स मान लो नर और मादा। यहाँ होते हैं उनके युग्मक, जो मतलब जनन में भ्रूण के अंदर अलग अलग गैमेटोफाइट मतलब डिसीजन करना होता है ना, उसमें नर में होता है वो गुणसूत्र होते हैं एक्स वाई। और थोड़ा पहले मैं बेसिक बता देता हूँ, फिर इनके मानव में लिखना आप, ये बाद में लिखना। मानव में गुणसूत्रों की संख्या, गुणसूत्र 2n बराबर 46 होते हैं। अगुणित गुणसूत्र क्रोमोसोम और गुणसूत्र एक ही चीज होती है, ऐसे नहीं क्रोमोसोम दिया संपर्क सूत्र दूर दूर तक गायब, कहीं मिलने वाले ही नहीं है, ठीक है। अगुणित गुणसूत्रों की संख्या होती है वो होती है 23। क्लियर बात है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मानव में जो गुणसूत्र होते हैं 44 गुणसूत्र तो एक समान गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, लेकिन प्लस एक्स वाई वो होगा नर, 44 प्लस एक्स एक्स वो होगी मादा। कैसे होगी मेरे दोस्त, ध्यान से समझना। 44 है, अगर दोनों गुणसूत्र एक्स एक्स मिल गए वो तो होगी मादा, क्योंकि मादा में अभी मैं बताऊंगा, मादा में गुणसूत्र होते हैं वो एक्स एक्स होते हैं, नर में होते हैं वो एक्स वाई होते हैं। समझ गए मेरी बात को। अब ये गुणसूत्र कैसे डिसाइड होते हैं आपस में, कैसे उसका क्रॉस होता है, उसके बारे में जानने वाले, ठीक है। ये मादा में मतलब काई के गुणसूत्रों की संख्या लिख लेना, काई के गुणसूत्र होते हैं वो 44 होते हैं। समझ गए। अब हम जानते हैं इनका आपस में क्रॉस होता है, तो क्या संतान मतलब बच्चा होगा या बच्ची होगी, उसका परसेंटेज कैसे निकलते हैं, तो उसके बारे में नोट कर लो आप। गुणसूत्रों की संख्या किसने दी थी, नहीं सॉरी कितनी होती है, ठीक है ना, वो तो अभी नहीं जानना, बहुत ऐसा डिटेल में नहीं जाना हमने, तो गुणसूत्र जानना है, ठीक है। वैसे तो उसकी पूरी पीएचडी करने लग जाएंगे तो टाइम निकल जाएगा, ऐसे वैज्ञानिक हो देखना।
अब एक्स है, एक्स को ले लिया, आपस में भाई मान लिया क्रॉस हो रहा है, या फिर जो जनन की प्रक्रिया है वो नर और मादा में संपन्न हो रही है। तो हम जानते हैं इनके आपस में गुणसूत्र कैसे मिलते हैं, ठीक है, भ्रूण में गुणसूत्रों का निर्धारण कैसे होता है। देखो एक्स ले लिया, अब इससे क्या लेंगे, ये फिर एक्स लिया, एक्स एक्स आ गया, एक्स एक्स किसका है फिर मैं बताऊंगा क्या प्राप्त हुआ। यहां से ले लिया भाई फिर एक्स, ये एक्स, और यहां से फिर ले लिया एक्स, क्रॉस करना है। अब यहां से लिया y और यहां से लिया x, ठीक है, यहां से लिया x और यहां से लिया y, ये तो होगा, वो होगा नर और ये होगा मादा, 1:1। 50% लड़के होंगे, 50% लड़कियां होगी, किसी के हाथ की बात नहीं है। अगर नर के गुणसूत्र, मादा के गुणसूत्र मान लिया एक्स एक्स है, ठीक है, अगर उस एक्स गुणसूत्र में वाई गुणसूत्र मिल गया तो होने वाली संतान लड़का हो जाएगा, ठीक है। अगर उसी गुणसूत्रों में 44 तो सेम होते हैं, एक्स एक्स हो गए तो वो होने वाली संतान लड़की हो जाएगी। मेरी बात समझ गए। अब देखो भाई, कहते हैं कि जब कोई मतलब आती है ना नई, क्या कहते बींदनी घर पर, तो उसकी सासू होती है, वो उसको टॉर्चर करती, नहीं मुझे पोता चाहिए, अरे मुझे पोता चाहिए, क्या खाक करेगी पोते से, क्या करेगी। लेकिन उसको पता नहीं है ये इस बेचारी का क्या काम है, तेरे उस 2-4 उसको मारे ना, तेरे पुत्र के जो तेरा लाल है उसको बता कि मेरे को पोता चाहिए या पोती चाहिए। ये ऐसा कुछ नहीं होता है, इनका जो निर्धारण होता है वो गुणसूत्रों के माध्यम से होता है। लेकिन क्या करते हैं, मतलब पहले तो, आजकल तो सरकार ने ऐसा बहुत कर दिया था, लेकिन पहले से क्या है ना, जब इसे इनके भी अलग अलग प्रकार होते हैं, सिनोगेमिक है, ये सिनोगेमिक प्रकार बोलते हैं इसको क्या, ये प्रकार क्या होता है, जब लिंग निर्धारण कर मतलब भ्रूण बनता है ना, भ्रूण में बच्चा, उस टाइम लिंग का निर्धारण हो जाता है या गुणसूत्र वहां से चेक हो जाते हैं। तो ऐसे गुणसूत्र मिलते हैं तो उनको पहले पता चल जाता है कि इसमें बच्चा है या बच्ची है। तो वो क्या करते थे, बच्चियों को पहले भी मार देते थे। लेकिन उनकी ये घिनौनी सोच, गंदी सोच, पता नहीं ऐसे दुनिया में कैसे कैसे लोग पैदा हो गए ऐसी सोच वाले, ठीक है। मेरे को तो बच्चा चाहिए, अरे बच्चा क्या करेगा, यहीं पत्थर मारता घूमेगा, ठीक है ना। जो लड़कियों ने काम किया है वो, मतलब आप कहीं भी देख लो, कोई भी जगह देख लो, सबसे ऊपर पद पे देख लो, चाहे अंतरिक्ष में जाने वाली यात्रियों के बारे में देख लो, वो ही महिला ही थी। लेकिन कहाँ है, मुझे तो लड़का चाहिए, और लड़का वो बड़ा हो गया यार, हम क्या करते हैं पीछे, फिर वही गलियों में पत्थर मारना पशुओं के पीछे, और तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सोच ऐसी बन गई है। लेकिन लड़कियों ने जो काम किया है, जिस पद तक लड़कियां पहुंची हैं, उनको सलाम है, और उन माता पिता को भी सलाम है जिन्होंने लड़कियों को जन्म दिया है, ठीक है ना। तो ये लड़का क्या है, लड़का, ऐसी सोच को त्यागो, ठीक है। ये किसी के हाथ की नहीं होती है। और ज्यादा ही आपको टॉर्चर करना हो तो जिस मतलब पति को बोलो कि ये काम उसके हाथ का होता है, क्योंकि वाई गुणसूत्र होता है जो देता है ना, उस टाइम लड़का होता है, और वाई गुणसूत्र देने का काम लड़के का होता है, या उस पत्नी की मतलब पत्नी के पति का होता है। पत्नी कुछ नहीं कर सकती है, उनके तो XX गुणसूत्र है, ठीक है, फिक्स है। अगर इस गुणसूत्र 44 तो हो गए फिक्स थे, 45वें गुणसूत्र में 46वां गुणसूत्र वाई मिल गया तो वो होने वाली संतान चेंज हो जाएगी, ठीक है। और X मिल गया तो फिर से ही उसी प्रकार की लड़की प्राप्त हो जाएगी। ये चीज होती है, यहां पर लोगों की आकर सोच अटक जाती है, ठीक है। ऐसी कुछ नहीं है, ये प्रक्रिया होती है। इसको मैं आपको चेकर बोर्ड के माध्यम से समझा देता हूं, क्वेश्चन बता देता हूं, यहां से क्वेश्चन कैसे बनता है। एक क्वेश्चन मान लो भाई, एक कोई मान लिया सामान्य लड़की का एक बात पहले बता देता हूं कि मतलब कोई रोग हो जाते हैं, या फिर किसी की हाइट में वगैरह, या फिर गूंगा बहरा, वो कैसे कह सकते हैं, ठीक है ना। वो क्या होता है, कई गुणसूत्रों में कमी के कारण हो जाता है, ठीक है। ये गुणसूत्रों में कमी होने के कारण कुछ ना कुछ उसके लक्षण है वो प्रकट मतलब दिखाई देने लगते हैं, ठीक है। लेकिन जब सामान्य या स्वस्थ पुरुष होगा, उसमें ये क्या होता है, मान लिया भाई सामान्य पुरुष का विवाह सामान्य मादा के साथ करवा दिया जाए, तो उसकी होने वाली संतान कैसी होगी, ठीक है। उनकी होने वाली संतान में
बच्चा होगा या बच्ची। क्वेश्चन पूछ लेगा कि बच्चा होगा या बच्ची, या बच्चा होने का परसेंटेज क्या है। अरे भाई 50% ही रहेगा। एक्स गुणसूत्र मिला तो लड़की हो जाएगी, वाई गुणसूत्र मिला तो लड़का हो जाएगा। कोई फिक्स थोड़ी है कौन सा भी गुणसूत्र 1/2, ठीक है, अनिश्चितता है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर बात है। अब मैं आपको चेकर बोर्ड के माध्यम से इस क्रॉस को समझाता हूं, ठीक है। तो ऐसी घिनौनी सोच है, गंदी सोच है, उस सोच को त्यागो, ठीक है ना। सोच बदलो तभी देश बदलेगा। ऐसी सोच की वजह से तो देश यहां रुक चुका है। ये मान लिया चेकर बोर्ड बना लिया, ठीक है। हमने लिया था एक्स वाई और एक्स एक्स, ठीक है। हम ले लेते हैं भाई एक्स वाई और एक्स एक्स था तो इसका आपस में क्रॉस करवा लो। यहाँ एक्स वाई और यहाँ भी एक्स वाई। अब एक्स वाई का आपस में क्रॉस करवाना, एक्स एक्स और एक्स वाई है तो एक्स वाई, ठीक है। एक्स एक्स, एक्स गया वाई और सॉरी यहाँ पर वाई एक्स लेना होगा भाई, ठीक है ना, क्योंकि अलग अलग एक नर लिया और एक मादा लिया, ठीक है। तो ये हो गए एक्स एक्स, ये एक्स वाई। अब इनको वापस करवाया एक्स वाई, तो ये तो हो गए भाई नर शूरवीर, जिसे क्या कह सकते हो, और ये हो गई परियां, लड़की या मादा कह सकते हो आप, ठीक है, ठीक है ना। अब हम इसका क्वेश्चन या इसका अनुपात एक लाइन लिखना, मैं आपको पूरा ही लिखवा देता हूं लेकिन थोड़ा इसके बारे में बता देता हूं। इसकी संतान होगी वो 1:1 में होगी। 50% लड़के हो सकते हैं, 50% लड़कियां हो सकती हैं। लड़के कितने कुंवारे रहे वो बाद की बात है, लेकिन जब ये होगा इसकी संतान की उत्पत्ति होगी तब ये 50% लड़के और 50% लड़कियों का निकलता है। यही कारण है, आई होप आप समझ गए होंगे किस प्रकार लड़कियों का निर्धारण होता है, किस प्रकार लड़कों का निर्धारण होता है। तो घिनौनी सोच को, गंदी सोच को, घोंचू सोच को कैसे कहूँ, वो आप त्याग दो। अगर देश को कुछ करवाना है तो, और देश का भविष्य वो हम सब पर निर्भर करता है, ठीक है। हम कैसे करते हैं और ऐसी सोच पर अटक जाते हैं तो यहाँ पर सोना बाबू सोना के चक्कर में चले जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब मैं कुछ लाइन लिखवाता हूं कि इस लिंग का निर्धारण कैसे करता है। ये तो आप समझ गए होंगे कैसे गुणसूत्र का हुआ था, नर मादा 50:50। तो लिखना कि मादा लिखो, मतलब 50% लड़कियां में 50% लड़के होंगे, ठीक है। मादा को एक्स एक्स गुणसूत्र, मादा में लिख लेना रे, पता नहीं कंफ्यूज हो जाते इतने। मादा में एक्स एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं, नर में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं, एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं जो एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं जो लिंग का निर्धारण करते, जो लिंग का निर्धारण करते हैं। समझ गए बात को। अब भाई इस लिंग का 50% लड़के व 50% लड़कियां होने का निर्धारण एक्स वाई गुणसूत्र से होता है। अगर मादा के एक्स गुणसूत्र के साथ एक्स गुणसूत्र के साथ वाई गुणसूत्र मिल गया, गुणसूत्र मिला तो पूत सिखावे पालने मरण बढ़ाई मान, पुत्र प्राप्त होगा, पुत्र प्राप्त होगा
होने वाली संतान लिख सकते हो आप, और x के साथ x जुड़ने पर लड़की प्राप्त होगी। प्राप्त तो कैसे, कोई एटीएम से नहीं होती है, ठीक है ना, वो लिंग निर्धारण से या फिर संतान प्राप्त होगी लिख सकते हो, ठीक है। अब ये आप नोट कर लो। उसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन से सारे डाउट को दूर कर देता हूं, क्योंकि यहाँ मुझे थोड़ा जहां तक लग रहा है यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस है, इसलिए मैं यहाँ थोड़ा फोकस दे रहा हूं। और एक डाई हाइब्रिड, मोनो हाइब्रिड यहाँ से कर लेना। फिर हमारी 3 क्लासों में हम कोशिश करेंगे जैव विकास को क्लियर करने का, जैव विकास 3 या 4 क्लासों में, ठीक है ना। तो जल्दी से आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से बता देता हूं। क्वेश्चन भाई ये है कि अगर, क्वेश्चन बोल रहा हूं कि अगर सामान्य नर के साथ सामान्य मादा का विवाह सामान्य नर से हुआ तो होने वाली संतान क्या होगी, ठीक है। होने वाली संतान क्या, या बच्चे होने का प्रतिशत क्या है या बच्ची होने का प्रतिशत क्या है। तो उसमें सामान्य नर का विवाह सामान्य पुरुष या सामान्य मादा से करवाया तो वो उसका आंसर रहेगा 50% नर या लड़का पूत और 50% मादा या लड़कियां, ठीक है, समझ गए। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना। क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि किसी संतान या फिर किसी महिला के पहले से 2 लड़कियां हैं और होने वाली संतान क्या होगी, ठीक है। ऑप्शन में दे देगा लड़का लड़की, लड़का लड़की दोनों, ठीक है। तो उसमें ध्यान रखना कि चाहे पहले 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 10 हो, कितनी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका परसेंटेज रहता है या इसका अनुपात रहता है 1:1 रहता है। लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। क्लियर बात है, समझ गए। टाइम बहुत लंबा हो गया, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं कि लिंग निर्धारण हो गया, और अगली जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी जैव विकास। क्लियर है, ठीक है ना। तो ये आप समझ गए, चाहे 2 लड़कियों के बाद 2 लड़कों के बाद लड़की हो तो उसका परसेंटेज कोई पहले से निर्धारित नहीं रहता है, यानी कि उसका अनुपात होता है या तो लड़का होगा या लड़की होगी, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे आपका अपना साइंस करियर लाइन यूट्यूब चैनल, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, और सपोर्ट की मेरे को ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा सभी दोस्तों तक सपोर्ट करें ताकि हम इसी जोश के साथ सभी क्लासों को पढ़ते रहे। थैंक यू वेरी मच।